बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बिग इन्फो प्लैनेट। और इंडिया चांद पर पहुंचने में कामयाब हो गया। 23 अगस्त 12:33 पर जब इंडिया का चांद पर भेजे जाने वाला मिशन चंद्रयान 3 के रोबोटिक लैंडर विक्रम ने चांद के साउथ पोल पर अपनी लैंडिंग की तो पूरे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अलमारूफ, इसरो और पूरे इंडिया में जश्न का समा था। और इस तरह इंडिया चांद पर जाने वाला चौथा मुल्क बन चुका है। तो आइए इंडिया के चांद पर भेजे जाने वाले इस मिशन की डिटेल्स देखते हैं और चांद पर जाने वाले चौथे मुल्क का एजाज हासिल करने के अलावा इंडिया को इस मिशन से और क्या हासिल हुआ और मुस्तकबिल में इंडिया के स्पेस से मुताल्लिक क्या अहदाफ हैं, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जियोपॉलिटिकल लेवल पर इंडिया की इस बढ़तरी के क्या असरात मुरत्तब होंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि चंद्रयान 3 एक अनमैन्ड मिशन है, यानी कि इंडिया के चांद पर भेजे जाने वाले इस सफर में कोई इंसान सवार नहीं था। और इससे पहले जो ममालिक चांद पर पहुंच चुके हैं उनमें अमेरिका, रूस और चाइना शामिल है और अब इंडिया भी इस फहरिस्त में शामिल हो चुका है। नाजरीन, इन तमाम ममालिक के चांद पर भेजे जाने वाले मिशन में सिर्फ अमेरिका वो वाहिद मुल्क है जिसके एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर कदम रखा था, और इसके बाद रूस, चाइना और अब इंडिया के चांद पर भेजे जाने वाले मिशंस में कोई इंसान सवार नहीं था। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर बाद में चांद पर पहुंचने वाले इन तमाम ममालिक ने अपने एस्ट्रोनॉट्स इन मिशंस में क्यों नहीं भेजे। तो नाज़रीन, 1960 की दिहाई में रूस और अमेरिका के दरमियान सर्द जंग चल रही थी और ये दोनों ममालिक अपना लोहा मनवाने के लिए चाह रहे थे कि वो अपने मुखालिफ से पहले चांद पर पहुंचे, और इस मुकाबले को अमेरिका जीत गया। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक रेस में हर शख्स की चाह होती है कि वो फिनिश लाइन को अबूर करने वाला पहला शख्स हो, और वो अपने इस हदफ को हासिल करने के लिए पूरी ताकत इस्तेमाल करता है, और जब इनमें से एक शख्स फिनिश लाइन अबूर कर लेता है और पहले नंबर पर आ जाता है तो पीछे रह जाने वालों के अंदर इस फिनिश लाइन को अबूर करने की वो चाह नहीं रहती जो रेस शुरू होते वक्त उनके अंदर मौजूद थी। बिल्कुल यही मामला हुआ अमेरिका के चांद पर पहले पहुंचने से कि जब अमेरिका के एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर अपने कदम रखे तो इस रेस में फिनिश लाइन अबूर करने वाला पहला मुल्क बन गया, और रेस में पीछे रह जाने वाले उन ओपोनेंट्स की तरह जो आराम आराम से फिनिश लाइन को अबूर करते हैं, रूस भी बिल्कुल ऐसे ही अमेरिका की इस जीत को देखकर मांद पड़ गया और बाद में उसने अपना मिशन भेजा, लेकिन वो अनमैन्ड मिशन था। और चाइना और अब इंडिया ने भी अनमैन्ड मिशन ही चांद पर भेजे हैं क्योंकि उन्हें दुनिया के बाकी ममालिक पर अपनी बढ़तरी दिखानी थी, तो चांद पर मिशन तो भेजे गए, लेकिन ये सब रोबोटिक मिशन हैं। नाज़रीन, इंडिया का चांद पर भेजे जाने वाला ये मिशन चंद्रयान सीरीज का तीसरा मिशन है। इससे पहले जो दूसरा मिशन चांद की तरफ भेजा गया था वो 2019 में लॉन्च किया गया था, लेकिन वो मिशन क्रैश हो गया था। और वो मिशन क्रैश इस तरह हुआ था कि इस मिशन की जो लैंडिंग व्हीकल थी विक्रम और जो इसका रोवर था प्रज्ञान, वो क्रैश हो गए थे और इस तरह इनका मिशन कामयाब ना हो सका। लेकिन चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी चांद का गेट घूम रहा है और चंद्रयान 3 का रोवर जो इंफॉर्मेशन जमीन पर भेजेगा वो चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के जरिए से ही जमीन पर भेजेगा। नाज़रीन, ऑर्बिटर क्या होता है? ऑर्बिटर वो होता है जिसे रॉकेट्स के जरिए से जमीन से खला में छोड़ा जाता है और जो लैंडिंग व्हीकल होती है वो इस ऑर्बिटर के साथ ही अटैच्ड होती है। अब ये ऑर्बिटर चांद तक पहुंचता कैसे है? सबसे पहले जब ऑर्बिटर को जमीन से रॉकेट के जरिए से खला में भेजा जाता है तो ये खला में पहुंचकर जमीन के मदार के गेट घूमता है, फिर जमीन इस ऑर्बिटर को धकेल कर चांद की तरफ फेंकती है और जब ये ऑर्बिटर चांद के करीब पहुंचता है तो चांद इसको अपनी तरफ खींच लेता है। और यूं ही ऑर्बिटर जो पहले जमीन का गेट चक्कर लगाता हुआ चांद के पास आता है, अब चांद के ऑर्बिट में इसके गेट घूमने लग जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ये ऑर्बिटर अपने ऑर्बिट को कम करता जाता है और आखिरकार सबसे आखिरी वाले ऑर्बिट में, जिसे हम यूं भी कह सकते हैं कि चांद की सतह के सबसे करीबी ऑर्बिट में पहुंच जाता है, जिसे कि लैंडिंग ऑर्बिट भी कहते हैं। और इस ऑर्बिट में पहुंचकर ऑर्बिटर अपने साथ अटैच्ड लैंडिंग व्हीकल को रिलीज कर देता है और जब ये लैंडिंग व्हीकल चांद पर उतरती है तो इसमें से निकलता है रोवर। और यही सब हुआ चंद्रयान 3 के मिशन में। जो रोवर चंद्रयान 3 की लैंडिंग व्हीकल के साथ भेजा गया है, इस पर कुछ कैमराज नस्ब है, स्पेक्ट्रोमीटर नस्ब है और चांद पर किए जाने वाले तजुर्बात और मुशाहिदात के लिए ज़रूरी डिवाइसेस अटैच्ड हैं। कुछ मखसूस अचीवमेंट जो चंद्रयान 3 को हासिल हुई और अमेरिका के अलावा बाकी ममालिक को हासिल नहीं हो सकी, वो ये कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग व्हीकल चांद के साउथ पोल पर उतरने में कामयाब हुई। कुछ अर्सा पहले ही रशिया ने अपना एक मिशन चांद की तरफ भेजा जिसका नाम लूना 25 था और इसने चांद के साउथ पोल पर उतरने की कोशिश की, लेकिन ये नाकाम हो गया। चांद के साउथ पोल पर उतरना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि वहां पर मौजूद है बर्फ और पहाड़ और इसके अलावा खड्डे और खाइयां भी मौजूद हैं। चंद्रयान 3 के जो अहदाफ हैं इनमें एक तो ये है कि जो बर्फ चांद पर मौजूद है, क्या वो पानी वाली बर्फ है या ये किसी और तरह के इंग्रेडिएंट से बनी हुई है। और दूसरा हदफ जो इंडिया के अलावा इससे पहले जाने वाले ममालिक का भी था वो ये कि क्या चांद को कभी रहने के काबिल बनाया जा सकता है या नहीं। और ये उसी सूरत में मुमकिन है कि अगर वहाँ पर मिनरल्स दरियाफ्त हो जाएं,
जो कि चांद पर हैं भी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन मिनरल्स से आखिर काम क्या लिया जा सकता है। तो नाजरीन, इन मिनरल्स को जो कि चांद पर मौजूद हैं, इनको माइनिंग के जरिए से निकाल कर जमीन पर भेजा जाएगा और यहाँ पर इनको मुख्तलिफ चीजें बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे जमीन पर तरक्की की रफ्तार बढ़ जाएगी। अगर हम चंद्रयान 3 के रोवर, जिसका नाम प्रज्ञान है, जो कि एक ऑटोनोमस रोबोटिक कार है, इसकी लाइफ की बात करें तो ये सिर्फ 14 दिन की है, जब तक सूरज चमक रहा है, क्योंकि इसको चलने के लिए जो पावर चाहिए वो सोलर एनर्जी है। और जब चांद पर अगले 14 दिन की रात आएगी, जब हमें जमीन पर भी चांद नजर नहीं आ रहा होता, तो उस वक्त ये रोबोट डेड हो जाएगा। और जब अगले 14 दिन के लिए सूरज चांद पर अपनी रोशनी डालेगा, तो सिर्फ 10% चांसेस इस बात के हैं कि शायद ये रोवर काम करना शुरू कर दे। नाज़रीन, इस सारे मिशन में इसरो को यूरोपियन स्पेस एजेंसी की मावनत हासिल रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि चंद्रयान 3 ने क्या कुछ भी ऐसा किया है या अगले 14 दिन में वो कुछ भी ऐसा कर सकता है कि जिसे हम देखकर कहें कि ये वो अचीवमेंट है जो अब तक चांद पर जाने वाले किसी भी मुल्क को हासिल नहीं हुई। तो इसका जवाब ये है कि चंद्रयान 3 ने भी वही कुछ किया है या अगले 14 दिन में करेगा जो इससे पहले चांद पर जाने वाले ममालिक कर चुके हैं। तो फिर इंडिया को अपने इस मिशन को चांद पर भेजने का क्या फायदा हुआ? तो इसका जवाब मैं आपको पहले भी दे चुका हूं कि चाइना की तरह और रूस की तरह इंडिया भी ये दिखाना चाहता है कि वो इस काबिल है कि वो चांद पर जा सकता है, और दुनिया को ये दिखाना कि इसके पास वो इंडस्ट्री है जो स्पेस में कामयाबी के साथ पहुंचने और कामयाबी के साथ अपने मिशन पूरे करने की सलाहियत रखने वाले इक्विपमेंट बना सकती है। और इस तरह इंडिया मजीद ज़र मुबादला भी कमाएगा और इसकी इकोनॉमी जो पहले ही IT सेक्टर की वजह से बहुत अच्छी कंडीशन में है, अब मजीद अच्छी हो जाएगी। और एक आदाद शुमार के मुताबिक इंडिया अपने IT सेक्टर से इतना कमा लेता है जितना अरब ममालिक अपने तेल को बेचकर भी नहीं कमा पाते। नाज़रीन, ये तो हो गया इंडिया का सक्सेस। अब बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान इस सब में कहाँ खड़ा है। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान भी अपना एक स्पेस का इदारा रखता था जिसका नाम था स्पार्को, और स्पार्को इंडिया के इसरो से बहुत पहले इस्टेब्लिश्ड हो चुका था। और यही नहीं बल्कि अमेरिका के चांद पर भेजे जाने वाले मिशन अपोलो के लिए भी स्पार्को ने मदद फराहम की थी। वो किस तरह? तो नाज़रीन, अमेरिका को अपने ह्यूमन बेस्ड अपोलो मिशन के लिए इंडियन ओशन के ऊपर मौजूद एटमॉस्फेरिक डाटा की जरूरत थी, जिसके लिए अमेरिका ने एशिया के 26 ममालिक को इस काम के लिए चुना और इसमें से एक था हमारा मुल्क पाकिस्तान। और इस तरह पाकिस्तान में स्पार्को का कयाम हुआ और 1962 में स्पार्को ने खला में अपना पहला रॉकेट बलूचिस्तान से लॉन्च किया था। और इस तरह पाकिस्तान एशिया में स्पेस को टच करने वाला तीसरा मुल्क और दुनिया में 10वां मुल्क बन गया था। लेकिन बाज़ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के बाइस स्पार्को तरक्की ना कर सका और अभी भी ये इदारा कायम है, लेकिन गैर फाल किस्म के अंदाज में। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जिस तरह IT के सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में हम इसे स्पेस इंडस्ट्री में भी आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। नाज़रीन, इंडिया का जो स्पेस से रिलेटेड अगला प्रोजेक्ट है, इसका नाम है गगनयान। इस प्रोजेक्ट में वो अपने एस्ट्रोनॉट्स को खला में भेजने का इरादा रखता है, जो कि जमीन के गिर्द एक हफ्ते में चक्कर लगाकर वापस जमीन पर लैंड करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि इंडिया के इस कामयाब मिशन में और पूरे इसरो की इस्टेब्लिशमेंट में बहुत से मुसलमान साइंटिस्ट का हाथ है। इनमें से एक का नाम अरीब अहमद है, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया के ग्रेजुएट हैं। और यही नहीं, जब इसरो इस्टेब्लिश हुआ तो इसके शुरू के दिनों में और इसरो के स्पेस में भेजे जाने वाले पहले रॉकेट को बनाने वाले एक मुसलमान साइंसदान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का खिताब भी हासिल है। और सिर्फ इसरो ही नहीं, इंडिया को एटॉमिक पावर बनाने वाले भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ही हैं, जो बाद में इंडिया के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया की तरक्की में मुसलमानों की इस बेपनाह कंट्रीब्यूशन को देखते हुए इंडिया मुसलमानों के खिलाफ जारी अपनी रविश को आने वाले वक्तों में तब्दील करेगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।